अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो नॉवल जो हमारा कंटिन्यू है वो है वहशत ज़दा मोहब्बत बाय एच ए चौधरी पार्ट 6। हमने इसका रीड करना, चले हम स्टार्ट लेते हैं। खान की आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम गया, क्योंकि रिदा को तो इसने बेच दिया था, फिर ये सब इसको छोड़ने तो पाशा को भेजा था। क्या पाशा नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? ये पहला वाक़या था जब खान अकेला पाशा के बगैर रात को बाहर गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि पाशा खान को भाइयों की तरह अजीज था। पूरी दुनिया में अगर किसी अहम मामले पे खान किसी पर भरोसा कर सकता था तो वो बस पाशा ही था। इधर पाशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिंदगी में पहली दफ़ा खान ने पाशा को थप्पड़ मारा था। पाशा 2 घंटे बैठा बस यही सोचता रहा। आखिर इसने रिपोर्ट्स पकड़ी और पढ़ना शुरू कर दी। इसमें हर चीज़ मेंशन थी, टाइम तक। जल्द ही पाशा को याद आ गया कि वो तो रास्ते में उतर गया था। अगले लम्हे से याद आ गया कि जिन 2 लोगों को बेचा था इन्होंने गाड़ी खराब होने का कहा था। इसकी आंखें फैल गईं। इसने डीएनए रिपोर्ट पढ़ी और उठकर बाहर की जानिब चल दिया। अगला दिन सारा ऐसे ही गुजर गया। खान ना घर आया ना ऑफिस गया। पाशा राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। पाशा को पता था खान कहाँ जा सकता है, लेकिन इसके वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। खान अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ था। इसके जहन में बार बार रिदा के अल्फाज गूंज रहे थे, खुदकुशी से मर्डर और रेप। खान को कुछ खबर तक नहीं, वो ले चुका था। घटिया हो तुम, खूनी हो, रेपिस्ट हो तुम। ये अल्फाज खान के जहन में तोड़े की तरह लग रहे थे। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान। ये ख्याल आते ही खान की हिलती हुई कुर्सी एकदम रुक गई। यही जुमला बार बार इसके जहन में दरक रहा था। शायद यही हकीकत थी कि रिदा खान के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, शरारत, मजाक और खान के लिए चाहत, इन सब के आगे खान की नफरत हार गई थी। लेकिन इसकी अना इसे जिंदा रखे हुए थी। इसके दिल से नफरत का जंग उतर रहा था। रिदा जीत रही थी, इसलिए खान ने और ज्यादा सख्ती कर दी थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन बेबस था। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान। खान पिघल रहा था। सच तो ये है, खान को रिदा का ये अंदाज भाता था। वो गौर से इसका हंसता हुआ चेहरा देखता, लेकिन एक ख्याल आते ही वो इसे मुस्तर्द कर देता। ये भी एक अलग एहसास था जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ये तूफान आ गया, सब कुछ बदल गया। रिदा को खान से नफरत हो गई थी। वो खान को कसूरवार समझ रही थी और खान को इसका इल्म तक नहीं था। इधर रिदा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। रिदा ने भी रात से कुछ खाया ना पिया और ना ही अपने कमरे से निकली। घर का सारा निजाम बदल गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और माँ जी अंदर आई। रिदा बेड पे बैठी आंसू बहा रही थी। माँ जी इसके पास आकर बैठ गई। रिदा किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ जी ने हमदर्दी से पूछा। रिदा ने कोई जवाब न दिया। माँ जी ने रिदा को थोड़ा हिलाया। मैंने आपसे कुछ पूछा है बेटा? वो दोबारा बोली। रिदा ने गहरा सांस लिया। कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है, रिदा ने जवाब दिया। क्या हुआ? कल से मैं देख रही हूँ ना खान मियाँ घर आए हैं, ना आप कमरे से निकली हैं और ना ही पाशा का कुछ पता। आखिर हुआ क्या है? माँ जी ने परेशानी से कहा। रिदा फिर खामोश रही। कोई बड़ी बात लगती है, वो फिर बोली। रिदा मुसलसल खामोश थी। प्लीज कुछ बताएंगी? उन्होंने फिर पूछा। आपको मलाइका की खुदकुशी का पता था? रिदा ने कहा। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। वो खुदकुशी नहीं थी, रिदा बोली। माँ जी हैरान रह गई। तो फिर वो कत्ल था? रिदा रोने लग गई, जबकि माँ जी स्पॉट बैठी हुई थी। इस मासूम के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया, रिदा ने रोते हुए कहा। ये क्या कह रही हैं आप? इनको यकीन नहीं आ रहा था। और आपको पता है किसने किया ये? रिदा ने कहा। किसने? इन्होंने सवारी नजरों से रिदा की जानिब देखा। खान ने। ये कहते हुए रिदा की आंखों में गुस्सा था। नहीं नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है, वो बोली। रिदा छत को घूर रही थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, खान ऐसा नहीं कर सकता। इनके लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। गलतफहमी तो अब तक रही है माँ जी। खान इंसान नहीं, जानवर है, रिदा गुस्से से बोली। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। सबूत मिल चुके हैं सारे। माँ जी आप गलत थी खान के बारे में। वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। रिदा अभी भी छत को घूर रही थी। बेटा अगर आपने यकीन कर भी लिया है तो भी मैं नहीं मान सकती। अगर सारे सबूत ये साबित कर रहे हैं कि खान ने किया है तो भी मैं नहीं मानूंगी। माँ जी पूरे यकीन के साथ कह रही थी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? रिदा ने पूछा। बेटा खान मेरे हाथों में पला है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी रगों में शरीफ बाप का खून है। वो जैसा मर्जी इंसान है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता और ना ही ऐसी कोई गलीज हरकत कर सकता है। इन्होंने जवाब दिया। इंसान को बदलते कितनी देर लगती है? रिदा ने कहा। नहीं, खान ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं दावे से कह सकती हूँ, माँ जी ने जवाब दिया। रिदा चुप रही। मैंने खान को बच्चों की तरह पाला है। खान का खून इतना घटिया नहीं हो सकता। अगर कमीना हो सकता है तो घटिया भी हो सकता है, रिदा ने बेखौफ कहा। आप नहीं जानती खान की कहानी, वो ऐसा क्यों बना। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, माँ जी ने कहा। रिदा कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। इसके बाद वो चुपचाप उठी और बाहर निकल गई। रिदा इनकी बातों पे गौर करने लगी थी। पाशा शाम को फार्म हाउस पर गया, क्योंकि इसे पता था खान सिर्फ यहाँ ही आ सकता है। और उम्दा बात यह कि वो वाकई वहाँ ही था।
खान के गार्ड्स बिल्कुल अलर्ट खड़े थे। पाशा इस हिस्से की जानिब बढ़ा जहां खान अक्सर तन्हाई में बैठा करता था। पाशा भाई, सर ने कहा है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। एक गार्ड ने पाशा का रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए पाशा आगे बढ़ गया। खान कुर्सी पर ही एक जगह बैठा हुआ था। पाशा ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप खान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सर, पाशा ने आहिस्ता से कहा, खान को पता चल गया कि किसकी आवाज़ है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता पाशा। खान ने पीछे देखे बगैर कहा, सर एक दफ़ा बात तो सुन ले। पाशा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। खान ने जवाब दिया, सर प्लीज़ बस एक बार। पाशा ने इल्तिजा की, तुमने मेरा सर झुका दिया पाशा। इसने क्या क्या कह दिया मुझे, मैं नज़रें नहीं मिला सकता इससे। खान की पूरी ज़िंदगी पे धब्बा है ये। खान सुकून से बात कर रहा था, ना गुस्सा था ना नफरत। सर मैंने कुछ नहीं किया, पाशा बोला। बकवास बंद करो अब, जलील करवा के रख दिया है तुमने। खान ने तुरतलकी से कहा। पाशा खान के सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। सर आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आपका सर झुकने दे सकता हूँ? पाशा की आंखें नम थी। खान थोड़ी देर के लिए इसकी आंखों में देखता रहा। पाशा झूठ नहीं बोल रहा था, तो फिर रिपोर्ट क्यों ये बता रही हैं? वही वक्त है जब तुम इसे छोड़ने गए थे, खान ने कहा। पाशा ने सारी बात खान को बताई कि क्या क्या हुआ था। सर आपने डीएनए रिपोर्ट तो पढ़ी ही है, पाशा बोला। कहाँ है वो दोनों? खान की आंखों में खून उतर आया था। सर इनमें से एक को तो इन्हीं दिनों छोड़ गया था और दूसरा भी कुछ अरसे बाद माँ की बीमारी का बहाना करके चला गया था, पाशा ने बताया। ढूंढो इन्हें, खान ने हुक्म दिया। एक का पता चल गया है, दूसरे का भी जल्द ही चल जाएगा, पाशा ने कहा। फिर खान पाशा की तरफ देखता रहा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। मुझे माफ़ करना पाशा, खान ने पाशा के चेहरे को दोनों हाथों में थामते हुए कहा। सर प्लीज़। पाशा की आंखें भर आईं। मेरी ही गलती थी, मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई और इन दोनों को भेज दिया, पाशा बोला। खान ने पाशा को गले लगाया। पाशा के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी? पाशा प्लीज़ इन्हें जिंदा लाना, खान ने पाशा के कान के करीब कहा। जैसा आप कहें सर, पाशा ने कहा और बाहर की तरफ चलने लगा। पाशा, मुझे हमेशा से तुम पर यकीन था और है, खान ने पाशा से कहा। पाशा नम आंखों के साथ मुस्कुराया। एक दिन में सारा मंजर ही बदल गया था। ऐसा चोर ने सारा मलबा खान पे डाल दिया था कि ये सब कुछ खान के कहने पर हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ और था। खान जैसा भी था वो बाकिरदार था। आज तक वो किसी लड़की की जानिब राग़िब नहीं हुआ था। इस वाक़े को 2 दिन गुजर गए। पाशा इन दोनों को ढूंढने में मसरूफ़ था। खान 2 दिन घर नहीं गया था और रिदा कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। वो खान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। माँ जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। बस एक ही बात कह रही थी कि मैं खान को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन खान घर आया और सीधा अपने कमरे में गया। खान के आते ही घर की हर चीज़ अलर्ट हो जाती थी। वो कुछ देर कमरे में बैठा कुछ सोचता रहा। कुछ देर के बाद वो उठा और रिदा के कमरे में गया। इसने दरवाज़ा खोला तो देखा रिदा सो रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा इसे देखता रहा, फिर वापस आ गया। रात का वक्त था। मैम, सर आपको बुला रही हैं खाने के लिए, मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कहा। मुझे नहीं आना, यहीं ले आओ खाना, रिदा ने 2 टोक कहा। मैम, सर ने कहा है, मुलाजमा फिर बोली। कहा ना नहीं आना, जो कहा है वो करो, रिदा गुस्से से बोली। जी मैम, वो कहती हुई चली गई। मुलाजमा ने जाके खान को बताया तो इसने कुछ नहीं कहा। रिदा का खाना इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। खाने के बाद रिदा की आंखों में जोश नजर आया। वो उठी और किचन में गई। मैम आप यहाँ, रिदा को देखते वहां खड़े एक शेफ ने कहा। इस वक्त वो अकेला ही था किचन में। हाँ, मुझे चाय बनानी है अपने लिए, रिदा ने जवाब दिया। मैम आप जाएं, चाय पहुंच जाएगी, शेफ ने अदब से कहा। नहीं, मुझे खुद बनानी है, रिदा ने जवाब दिया। लेकिन सर, कुछ नहीं कहते सर, रिदा ने कहा। तुम जाओ, मैं बना लूंगी। वो हुक्म की तमील करते हुए चला गया। रिदा ने चाय बनाई और इधर उधर देखकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और दुपट्टे की मदद से छुपा ली। इसने कप उठाया और कमरे में चली आई। काफी देर बाद जब घर में सब नौकरों की चहलकदमी बंद होगी तो वो बाहर निकली। वो हॉल से गुजरती हुई इस हिस्से की तरफ गई जहां खान का कमरा था। वो चलते चलते अचानक रुक गई। क्योंकि खान के कमरे के सामने दूसरी जानिब लोहे के जंगले के ऊपर लगे बड़े से रोड पर बाजू टिकाए खड़ा था। रिदा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी वापस कमरे में गई। इसने छुरी पकड़ी और फिर इसी जानिब चल दी। न जाने इसमें इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई थी। हॉल से गुजर कर इसने कदम आहिस्ता कर लिए। खान अभी भी वहीं खड़ा था। वो दबे दबे कदमों से इसकी जानिब बढ़ रही थी। वो खान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। खान इसकी इस बात से बेखबर इसी तरफ घुड़ी जा रहा था। रिदा के सर पर इंतकाम का भूत सवार था। इसने इरादा कर लिया कि आज खान की जान लेकर ही रहेगी। इसने खान को मारने के लिए हाथ बुलंद किया जिसमें छुरी थामी हुई थी। इसका दिल जोर से धड़कने लग इसका हाथ कांप रहा था। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? अचानक पाशा की आवाज़ सुनकर खान पलटा। रिदा ने इस पे छुरी तानी हुई थी। खान को गुस्सा आ गया। इसने एक थप्पड़ रिदा को दे मारा। इसके हाथ से छुरी गिर गई। खान का रंग बदल गया गुस्से की वजह से। वो सोच भी नहीं सकता था कि रिदा इस हद तक भी जा सकती है। खान ने इसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा और इसकी आंखें फैली हुई थी गुस्से से। मुझे मारने आई थी? खान गुस्से से बोला। इतनी जुरात तुम्हारी कि खान को मारने आई थी?
हाँ, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। रिदा बाजू छुड़ाकर बोली। खान का गुस्सा बढ़ रहा था। खान ने पाशा की तरफ देखा। पाशा ने मुलाजमा को आवाज दी, जिस पर दो औरतें आई और रिदा को पकड़कर ले जाने लगी। रिदा चीख रही थी, खान को बुरा भला कह रही थी, लेकिन वो इसे ले गई। इस दिन के बाद रिदा पर और ज्यादा सख्ती होगी। इसे कमरे में बंद कर दिया गया। किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। बस एक मुलाजमा थी जो खाना देने आती थी। काफी दिन गुजर चुके थे। रिदा ने बाहर की झलक नहीं देखी थी। वो रोती चिल्लाती, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं था। रिदा खान ने अपने सारे काम तुर्क कर दिए थे। वो बस दिन रात यही सोचता रहता था। रिदा इसके लिए खतरा बन चुकी थी। नफरत की शिद्दत बढ़ गई थी। खान के दिल में जो थोड़ा बहुत नरम गोशा पैदा हुआ था, वो भी दब चुका था। वो फिर दब चुका था। खान लॉन में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था कि पाशा आता हुआ दिखाई दिया। सर, इन दोनों का पता चल गया है, पाशा आते ही बोला। खान ने ऊपर देखा। गुड, उठा लो। खान कश लगाते हुए बोला। और हाँ, याद रखना जिंदा। खान एक बार फिर बोला। जी बेहतर सर। सर वो। पाशा चुप हो गया। क्या? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। सर वो मैम कई रोज से कमरे में है, तकलीफ में है। तुम्हें बड़ी फिक्र है? खान ने पाशा को घूरा। पाशा ने नजर झुका ली। जान लेने की कोशिश की है इसने मेरी, सजा तो मिलनी है। खान बोला। सर वो समझ नहीं है, आपने करवाया है सब इसलिए। पाशा ने कहा। जल्द ही एहसास हो जाएगा कि किसने करवाया है, आ जाएगी अक्ल जल्द ही। खान ने सिगरेट मसलते हुए कहा। ये किया किसने है सब? किसने रिपोर्ट्स इस तक पहुंचाई हैं? ये केस तो बंद हो चुका था, फिर ये सब कैसे? खान ने पूछा। सर मैंने पता किया था, कोई एसएचओ फराज भुट्टो है जिसने ये सब किया है। पाशा ने जवाब दिया। ओ, अब समझा। खान सोचते हुए बोला। खैर छोड़ो, इसे बाद में देखेंगे, तुम इन दोनों को लेकर आओ। जी सर। पाशा कहकर बाहर निकल गया। पाशा के जाने के बाद खान काफी देर रिदा के बारे में सोचता रहा। तो जनाब, अब क्या सोचा, आगे क्या करेंगे आप? सरफराज ने फराज से पूछा। पहले खान इससे तो निपट ले जो इसके घर में हो रहा है। फराज ने जवाब दिया। आपको लगता है खान पर इसका कोई असर होगा? जरूर होगा, आखिर खान की बीवी है। फराज ने कहा। आपको पता तो है खान का, इसकी अना पे बात आई तो वो छोड़ देगा इसे। सरफराज बोला। नहीं, खान ने जो इस लड़की से शादी की है, जरूर कोई ना कोई वजह है। खैर अब क्या करना है? सरफराज ने फिर पूछा। ऐसा कुछ भी किया तो खान बच जाएगा साफ साफ। कुछ धमाकेदार करना होगा, फराज ने कहा। क्या? सरफराज ने हैरानी से पूछा। मैं इस पूर्ण मीडिया पर दूंगा, फराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन इसमें खान का नाम तो नहीं है। सरफराज ने कहा। बंदे तो खान के ही हैं ना यार, मीडिया में एक बार खान का नाम चल गया तो इतने में ही इसके साख खराब हो जानी है। फराज ने कहा। इसके बाद खान चुप नहीं बैठेगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ नहीं होता मुझे, बस एक बार इसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। फराज ने कहा। चलें सर, गुड लक। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर आ गए दोनों। पाशा ने ऑफिस में बैठे खान को कहा। खान के लैपटॉप पे चलते हाथ रुक गए। इसने नजरें उठाई तो गुस्सा छलक रहा था। चलो अभी। खान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और वो फार्म हाउस की जानिब चल पड़े। यहाँ इन दोनों को रखा हुआ था। बयान रिकॉर्ड कर लिया? खान ने रास्ते में पाशा से पूछा। जी सर, वो आसानी से ही मान गए थे, मैंने वीडियो बना ली है, पाशा ने जवाब दिया। गुड, खान ने कहा। और इसके बाद कोई बात नहीं हुई। वो फार्म हाउस पर पहुंचे। खान इन दोनों को देखते ही आपे से बाहर हो गया और लातों और घूसों की बारिश शुरू कर दी। सालों कुत्तों, तुम्हारी जुरात भी कैसे हुई? खान पागल हो रहा था। गलती होगी सर, माफ कर दें, इन्होंने इल्तिजा की। गलती? नमक हराम। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। खान गरज रहा था। इसने खूब अच्छी तरह धुलाई की इनकी। अगर पाशा न रोकता तो खान ने जान से मार देना था। अगले दिन रिदा के कमरे का दरवाजा खुला और मुलाजमा अंदर आई। मैम आपको कहीं जाना है? सर का हुक्म है, चलें। इसने कहा। कहाँ? रिदा थोड़ा हैरान हुई। पता नहीं मैम, आपको बुलाया गया है, मुलाजमा ने जवाब दिया। रिदा डर गई। पता नहीं खान क्या करे। मुझे कहीं नहीं जाना, रिदा ने कहा। मैम आपको जाना है, खुद चलेंगी तो ठीक, वरना फिर जबरदस्ती, सर का हुक्म है, मुलाजमा ने कहा। रिदा बेबस थी। मजबूरन इसे जाना पड़ा। इसे गाड़ी तक पहुंचाया गया जो इसे लेकर फार्म हाउस पर पहुंची। गाड़ी से उतरी तो आगे पाशा खड़ा था। आए मैम। पाशा ने एक तरफ इशारा किया। वो चलते हुए इसी वहशतज़दा कमरे में पहुंचे जहाँ आखिरी बार रिदा को लाया गया था। पाशा को कॉल आ गई। वो बाहर निकल गया। इसने रिदा को आगे जाने का इशारा किया। रिदा अंदर दाखिल हुई तो इसका दिल धड़कने लग गया, क्योंकि इतना बड़ा कमरा और पूरे और ऊपर से इतना खौफनाक। रिदा थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि दो आदमी जिनके मुंह सूजे हुए थे और जख्मी लग रहे थे, दो बसीदा कुर्सियों के साथ बंधे हुए थे और इनके सामने मेज पर एक तरफ टांग लटकाए खान बैठा हुआ था, जिसके हाथ में गन थी। आगे आओ। खान ने रिदा को देखा तो कहा। खान को देखते रिदा का खून खौलने लगा। वो चलती हुई इनके पास गई। खान ने इसकी आंखों में देखा और फिर खड़े होते हुए बोला। मारना चाहती हो ना मुझे तुम? खान ने गहरी सांस ली। ये हैं वो दोनों जिन्होंने ऐसा किया। खान रिदा के जवाब का इंतजार किए बगैर बोला। चुप रहे थे दोनों, निकाल लिया। खान ने फिर एक गहरा सांस लिया। तुम्हें लगता है ना कि मैंने किया है ये, तो लो आज ले लो बदला। खान ने गन रिदा को थमाई और स्टूल खींच कर इन दोनों के साथ बैठ गया। चलाओ गोली, खान ने सख्ती से कहा। रिदा जिसको गन देखकर डर लगता था, आज हाथ में पकड़ी हुई थी।
सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने खान पर तान भी ली थी। गन वजनी होने की वजह से इसके हाथों में हिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। टेबल पर झुका हुआ सर, जिसमें से निकलते खून के कतरे टेबल पर गिरने लगे। रिदा के हाथों की कपकपाहट तेज हो गई थी, क्यों कि दोनों गोलियां इसके कान के करीब से गुजरती हुई इन दोनों आदमियों के सर में सुराख कर गई थी। गोली चलाने वाला पाशा था। फायर की वजह से रिदा सहम गई थी। इन दोनों के सर से निकलता खून देखकर इसका दिल बाहर आ रहा था। जिंदगी में पहली बार इसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और अपने सामने 2 लोगों को गोली लगते और मरते हुए देख रही थी। खान ने रिदा के पीछे खड़े पाशा को एक नज़र देखा, जिसके हाथ में गन थी, जिसकी नाली में से धुआं निकल रहा था। पाशा चलता हुआ रिदा के सामने आया, जिसको देख कर रिदा एक लम्हे को घबरा गई। इसने जो गन खान पर तान रखी थी वो नीचे हो गई। पाशा ने अपनी गन मेज पर रखी। मैम, इसमें सर की कोई गलती नहीं। पाशा रिदा से मुखातिब हुआ। पाशा, एकदम खान की आवाज़ उभरी। सर प्लीज़। पाशा ने इतना कहा और फिर रिदा की तरफ मुड़ा। मैं बताता हूँ असल बात क्या है, पाशा ने कहा। ये सच है मलाइका मैम, इस दिन आई थी यहाँ, मैं ही इनको लेकर आया था। उन्होंने सर को मिलने का कहा था। सर के मना करने के बावजूद ये देखें वो खत जो उन्होंने लिखा था। पाशा ने खत रिदा की तरफ बढ़ाया, जो इसने पकड़ लिया। हमें शक था कि वो कहीं दुश्मनों की चाल ना हो, इसलिए उन्हें यहाँ ले कर आए, इसी जगह जहाँ आप खड़ी हैं। पाशा ने बात जारी रखी। हमेशा की तरह उन्होंने एक ही बात की कि इन्हें सर से मोहब्बत है और वो भी यही चाहती हैं। मैम, ये दुनिया इनके लिए खतरनाक थी, सर ने भी यही समझाया। खान से किसी भी किस्म का लिंक इन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। सिर्फ चंद एक बातें हुई थी जिसमें सर ने इन्हें दूर रहने की ताकीद की थी, और बस। पाशा ने एक सांस लिया। रिदा गौर से बात सुन रही थी। इसके बाद सर ने मुझे ही कहा था कि इनको घर छोड़ आऊं, लेकिन मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम था तो मैं उतर गया वहां। इन दोनों को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन पाशा चुप हुआ, नजरें झुका ली। पाशा ने फिर बोलना शुरू किया। मैम, इसमें सर का कोई कसूर नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ, इन्हें तो इनकी डेथ का भी नहीं पता था, वो भी मैंने बताया, और ये मर्डर, और ये तो अब पता चला हमें। मैं नहीं जानता आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, इसमें सर का कोई हाथ नहीं है। ये इन दोनों की ही घटिया हरकत है। पाशा की आवाज़ बढ़ आई थी। मुझे इनसे हमदर्दी थी, वो बहुत अच्छी थी। आज भी इनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, जो आखिरी बार इन्होंने मुझसे की थी। पाशा, तुम कमाल के हो। मुझे दुख हुआ इनकी मौत का। और हाँ मैम, ये जो सर के हाथ में रिंग है, ये भी इन्होंने ही दी थी। खान ने ये बात सुनी तो थोड़ी हैरत से अंगूठी की तरफ देखा और फिर पाशा की तरफ। सॉरी सर, आपसे छुपाया। उन्होंने बड़ी इल्तिजा की थी और कहा था कि आपको ना बताऊं, क्योंकि अगर आपको बताया तो ये आज आपके हाथ में ना होती। पाशा ने खान की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी किया इन दोनों ने ही किया। पाशा फिर बोला, तो इनको क्यों मारा? इनको मैंने मारना था। रिदा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, इन्हें मैंने भेजा था, मुझसे गद्दारी की है, ये मेरे मुजरिम थे, मुझे शर्मिंदा किया है इन्होंने। पाशा बात जारी रखते हुए बोला, आपका गुनाहगार मैं हूँ मैम, मुझसे लापरवाही हुई है, मैंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये कहते हुए पाशा ने अपनी गन खान के हाथ में थमा दी। सर, आपने घर छोड़ने का बोला था इनको, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मुजरिम हूँ आपका। जिंदगी में पहली बार सर ने हाथ उठाया मुझ पर। पाशा की आंखें नम थी। वो रिदा की जानिब मुड़ा और वो मोबाइल निकाल कर वो वीडियो चला दी जिसमें वो दोनों अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहे थे। सर की कोई गलती नहीं मैम, मेरी गलती है, गोली मुझ पर चलाएं, मैं आप दोनों का मुजरिम हूँ। ये कहते हुए पाशा ने रिदा की गन पकड़े हाथ को उठाकर सर के बराबर किया और नाली अपने माथे पर टिका दी। चलाएं गोली अब, पाशा ने कहा। रिदा और खान दोनों के हाथ में गन थी और निशाने पर पाशा था। कुछ देर के लिए एक गहरा सन्नाटा छा गया। खान ने गन मेज पर फेंकी, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। पाशा की आंखों में पानी था। खान को दुख हुआ। वो कुछ देर रिदा की तरफ देखता रहा। रिदा ने भी गन नीचे रखी और रोने लगी। खान उठा और पाशा को गले लगाया। पाशा कभी गलती नहीं करता, खान बोला। माफ कर दे दोस्त। गुस्से में थप्पड़ मार दिया। तू तो जानता है खान, पाशा की वजह से ही तो है। खान ने देखा तो पाशा की आंखों से आंसू जारी थे। तू मुझे भाइयों से बढ़कर है पाशा, मुझे यकीन है तुम पर। खान ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। मैं शर्मिंदा हूँ सर, पाशा ने कहा। खान ने पाशा के कंधे पर थपकी दी। इन कुत्तों का यही इलाज था, राशन ठिकाने लगा दो, खान ने पाशा से कहा, और एक नज़र रिदा को देखते हुए बाहर निकल गया। रिदा चुपचाप वहां खड़ी थी। पाशा ने किसी को आवाज़ दी। 2 लोग आए। मैम, आप चलें, पाशा ने रिदा को कहा। पाशा ने रिदा को गाड़ी तक छोड़ा और खुद वापस आ गया। घर पहुंचकर रिदा को दोबारा इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। रिदा की वापस आकर सोच ही बदल गई। वो खान के बारे में जितनी बदगुमान थी, खान इसके बरक्स था। वो इन लम्हात को महसूस कर रही थी जब खान ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है मैंने किया है ये सब, तो ले लो बदला। ये खान की इंसाफ पसंदी थी। ये वाकई खान ने नहीं किया था। वो ये सोचने लग गई। सारा दिन और रात वो इन्हीं सोचों में गुम रही। अगले दिन खान ऑफिस में बैठा था कि कॉल आई। रिसीव करने पर पता चला वो एसपी था। हाँ एसपी, बोल।
खान ने कहा, खान साहब ये पाशा को क्या हुआ है? एसपी ने कहा तो खान को हैरानगी हुई। क्या हुआ इसको? खान ने पूछा। जनाब वो कह रहा है कि इसने जान ली है, 2 लोगों की गिरफ्तारी देने आया है। एसपी ने कहा तो खान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या? जी खान साहब, वो तो शुक्र है मैं यहाँ मौजूद था तो संभाल लिया, वरना आप तो जानते ही हैं पुलिस स्टेशन आकर इतराफ जुर्म करना कैसा होता है। एसपी ने कहा। कहाँ है वो? खान ने कहा। यहाँ ही है अभी तो। एसपी ने जवाब दिया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। खान ने फ़ोन रखा और बाहर निकल गया। पाशा जाके गाड़ी में बैठो। खान ने वहां जाने के बाद पाशा से कहा। पाशा उठकर चला गया। खान साहब शुक्र करें मैं मौजूद था मौके पर, अगर फराज भुट्टो होता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। एसपी बोला। वो मेरे घर आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पता नहीं क्या कुछ कह जाता है मेरे खिलाफ, और मुझे पता तक नहीं। खान ने एसपी को घूरते हुए कहा। किसकी बात कर रहे हैं खान साहब? वो लड़की मलाइका के मर्डर की। खान ने कहा। ये क्या कह रहे हैं खान साहब? वो तो हमने खुदकुशी डिक्लेयर कर दी थी। आप क्लियर थे? एसपी ने कहा। मैं क्लियर था? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैंने किया था? खान गुस्से से बोला। जनाब आपके बंदों के नाम आ रहे थे, मैंने भुट्टो को बड़ी मुश्किल से रोका। एसपी ने जवाब दिया। वो बंदे मेरे थे जो गद्दारी करके पाशा ने इनको ही मारा है, वरना खान इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करे। मुझे तो इल्म भी नहीं था इसका। बता तो देते। खान की आवाज़ में तल्खी थी। ओह मैं समझा शायद कोई मामला हो गया हो। और रही बात बताने की तो मैं खुद चल के आपके घर आया था आपको बताने, केस तो बंद कर दिया था। एसपी ने बताया। खान को याद है जब एसपी आया था, लेकिन खान ने वजह नहीं पूछी थी। अगर बंद कर दिया था तो ये सब खुल कैसे गया? खान एसपी को घूर रहा था। ये जो भुट्टो है ना, ये जाती तौर पर आपके खिलाफ है। मैंने महसूस किया है, केस खुला तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है वो जाती तौर पर ये सब कर रहा है। खान ने गहरी सांस ली। आप फिक्र न करें खान साहब, आपका नाम नहीं है। अगर केस ओपन भी हुआ तो आप तो जानते हैं आपके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है। वो ठहरा एक मामूली एसएचओ। मैं हूं ना, आप बेफिक्र रहें। एसपी ने अपना नंबर बनाया। देख लूंगा इसे भी। खान ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। कोई हमारे लायक खिदमत हो तो याद कीजिएगा। एसपी ने कहा। खान ने हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। खान गाड़ी में बैठा तो पाशा पहले ही बैठा हुआ था। गाड़ी चल पड़ी। ये क्या पागलपन था पाशा? खान बोला। सर एक और बार आपका नाम आना था, आपको बचा रहा था। पाशा ने जवाब दिया। पहले कितनी बार नाम आया है मेरा? खान ने कहा। पाशा ने नजरें झुका ली। तुम्हें पता भी है तुम्हारी सरकत से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है कि ऐसे मेरा नाम नहीं आना था। लोग तुम्हें क्यों जानते हैं? खान की वजह से। तुमने जो कुछ किया इसका यही मतलब कि खान ने किया। खान का फाह उड़ा था पाशा पे। तुम्हें पता भी है इन लोगों की राज है मेरे पास, ये कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। पाशा चुप बैठा था। क्या हो गया है तुम्हें पाशा, यूं अचानक जाना चाहते हो? खान ने इतना कहा तो पाशा ने एकदम नजरें उठाई। आपके अलावा मेरा है ही कौन सर? न जाने क्यों मैं डर गया था सर। पाशा ने कहा। पाशा है तो खान है, पाशा नहीं तो खान भी नहीं। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। तुझे पता है तुझे पता है ना, सिर्फ एक तू ही है जिस पर मैं यकीन करता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे दुख पहुंचे? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दें सर। पाशा की आवाज़ बढ़ गई। असल में पाशा फराज से डर गया था, वो खान तक पहुंच सकता था। आइंदा ऐसा कुछ मत करना। जब तक खान जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। खान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया। इधर इधर कोई सांस से शर्मिंदगी हो रही थी। इसने खान को मारने की कोशिश की और बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया था। इसने महसूस किया खान के अंदर एक अच्छा और बाकिरदार इंसान मौजूद है, जिसे जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते खिलाते हैं। खान की असल शख्सियत शायद कुछ और है। बानो कुत्सिया ने यह भी कहा है। हर इंसान अपनी ज़ात में एक शहर बेमिसाल होता है, जिसकी अपनी तारीख होती है, जोग्राफिया होता है, सकाफत होती है, अपने मौसम होते हैं, इक़दार और रवैयात और तहज़ीबी तसलसल होता है। लेकिन इसकी शनाख्त का एक हवाला इसकी इमारतों का ज़ेर तमीर, सड़कें, बागात, चौक, गलियाँ और चौबारे भी होते हैं, और वो परिंदे भी जिनकी चहचहाहट से शहर की फ़िज़ाओं में नगमगी गूंज उठती है। जी हाँ, हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे इसकी शख्सियत की खदोखाल का तयन भी होता है, और कैफियत के बदलते रहने से इन ज़िंदगी का तहरीक भी मुजस्सम होता है। खान ने अपनी ज़ात के ऊपर एक नया शहर बसा रखा था। जो तबाह होता तो शायद असल नीचे से निकलता। कई दिन हो गए थे रिदा की दुनिया इस कमरे तक महदूद थी। हर गुजरते दिन के साथ एहसास नदामत बढ़ रहा था। एक दिन दरवाज़ा खुला और माँ जी कमरे में आई। इनको देखकर रिदा थोड़ी खुश होगी, क्योंकि इसका दिल बोझल था। किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। माँ जी ने आकर सलाम किया और हाल चाल पूछा। वो रिदा के करीब ही बैठ गई। आपको आने की इजाज़त मिल गई? रिदा ने पूछा। वो मुस्कुराई। मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं बेटी, इस घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो मेरी बात टाल सके, इन्होंने जवाब दिया। कल मैंने खान भैया से बात की, उन्होंने सारी बात तफसील से बताई। रात पाशा भी मेरे पास बैठा रहा। माँ जी ने कहा तो रिदा इन्हें गौर से देखने लग गई। क्या अब भी आपको यही लगता है
कि खान ने किया ये सब? माँ जी ने रिदा से पूछा। रिदा ने आप पड़ी। नहीं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे खान की आंखों में किसी बेबस के लिए इंसाफ नजर आया है। मैं दिन रात यही सोचती रही, गौर करती रही। आप ठीक कहती थी, खान ने नहीं किया ये। रिदा ने जवाब दिया, बेटा आपने खान को समझा ही नहीं। कितना अच्छा चल रहा था सब, मैं इतना खुश थी। आप खान की नफरत तोड़ रही थी। मैंने खान की आंखों में आपके लिए कुछ महसूस किया था जो नफरत नहीं थी। रिदा की आंखें फैली। फिर क्या था? इसने पूछा। चाहत, माँ जी ने कहा। आप कामयाब हो रही थी, लेकिन अफसोस, फिर तबाह हो गया सब। आपने जान लेने की कोशिश की खान की। मुझे इस पे नदामत है, मैं शर्मिंदा हूँ माँ जी। रिदा ने कहा। कोई बात नहीं, चले आप मानती हैं यही बहुत है, माँ जी ने बोला। माँ जी बोली, मुझे भी चाहत सी होने लग गई थी, सच पूछें तो। रिदा बोली, लेकिन आप बरकरार नहीं रख पाई। पहला असूल यकीन ही तो है बेटा, जब तक वो नहीं होगा मोहब्बत भी नहीं होगी, माँ जी ने समझाया। रिदा थोड़ी देर चुप बैठी सोचती रही। अच्छा माँ जी, खान के साथ क्या हुआ था इस दिन? कहानी अधूरी रह गई थी, रिदा ने कहा। तो माँ जी ने ठंडी आ पड़ी। वो लोग जो कुछ रोज जवानी में मिलेंगे, हर शाम वो फिर तेरी कहानी में मिलेंगे। ढूंढो ना हमें दुनिया की रंगीन फिजा में, हम लोग किसी याद पुरानी में मिलेंगे। क्या करेंगी जान के कहानी आप? माँ जी ने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ असली खान को, रिदा ने जवाब दिया। किसी को जानने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है। समझ आप तब ही सकते हैं जब इसकी गहराई में उतरेंगे। लेकिन बेटा आप पे बदगुमानी और नफरत की चादर चढ़ी हुई है, पहले इसको उतारो। इन्होंने वजाहत की। अब नहीं है, आप प्लीज बताएं ऐसा क्या हुआ था? रिदा ने इसरार किया। इन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बताने लगी। जैसे कि आपको बताया था कि खान मियाँ ने कम उम्र में ही बिजनेस संभाल लिया था, जिम्मेदारी बढ़ी तो खान कई उलझनों का शिकार हो गया। वक्त गुजर रहा था, फिर अचानक एक लड़की खान की जिंदगी में दाखिल हुई। माँ जी ये कहकर थोड़ी देर चुप होगी। रिदा बेताबी से इनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। खान के वालिद की कंपनी में ही काम करती थी। इनकी वफात के बाद बिजनेस का छोटा सा हिस्सा खान के पास रह गया था। वो पहले खान को थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन इनके ऑफिस संभालने के बाद वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए थे। वो खूबसूरत थी, ज़हीन थी। इनकी दोस्ती बढ़ने लगी और बढ़ती बढ़ती मोहब्बत तक जा पहुंची। खान मियाँ जो पहले ही मोहब्बत के तरसे हुए थे, बचपन से इस लड़की में मोहब्बत तलाश करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। मोहब्बत के इस फरेबी रिश्ते में बंध के दोनों के माबीन अहदो पेमा हुए। फिर एक दिन खान मियाँ ने मुझसे जिक्र किया कि वो शादी करना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। इन दोनों की रजामंदी से शादी की तारीख तय कर दी गई। इसके बाद मैं नहीं जानती इनके दरमियान क्या हुआ। बस एक दिन जब खान घर वापस आए तो मामूल से हटकर थे। वो अपने कमरे में गए और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अगले 2 दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना खाना खाते थे, ना टाइम से ऑफिस जाते थे। दिन ब दिन इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। आखिर एक दिन मैंने इनसे इसकी वजह पूछी। पहले तो उन्होंने कुछ ना बताया, लेकिन मेरे इसरार करने पर बताया कि इस लड़की ने धोखा दिया, खान को अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस लड़की ने खान को बुलाया। जब खान मियाँ वहाँ पहुंचे तब वो किसी और से शादी कर रही थी, खावड़ हयात। माँ जी ने नाम लिया तो रिदा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि खान ने जिस शख्स का हाथ काटा था वो वही था। इन्होंने अपनी बात जारी रखी। इसने खान को धोखा दिया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। खावड़ हयात एक अमीर और बास शख्स था जिसने खान के साथ बदतमीजी की। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। रिदा गौर से इनको देख रही थी। और पता है बेटा इस लड़की ने खान को क्या कहा? एक लम्हे के बाद वो बोली। क्या माँ जी? रिदा ने पूछा। ये कि तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं? तुम्हारे पास है ही क्या? मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए थी एक, इसलिए आर्जी तौर पर तुमसे मोहब्बत करनी पड़ी। मेरी ज़िंदगी तो खबर हयात है, देखो इसको, ये होती है ताकत, शोहरत। माँ जी की आंखें भीग गई थी। इस दिन खान मियाँ ने मुझसे एक इजाज़त मांगी ताकतवर बनने की। इसकी इनकी आंखों में एक जुनून था। बस वो दिन था जिस दिन शाजी से खान बनने का सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद मैंने इनके किसी काम में दखल नहीं दिया और आज वही ताकत, वही शोहरत खान के पास है। इनकी आंखों से आंसू आए। खान मियाँ ऐसे नहीं है बेटा, इन्होंने कांपते होंठों से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माँ जी, रिदा ने आवाज़ दी। वो रुक गई। इस लड़की का क्या हुआ? रिदा ने पूछा। पता नहीं, उन्होंने इतना सा जवाब दिया और चली गई। रिदा इनके जाने के काफ़ी देर बाद खान के बारे में सोचती रही। इसे हमदर्दी होने लग गई थी खान से। वो खान से बात करना चाहती थी, लेकिन इसे कमरे से निकलने पर पाबंदी थी। इसने कई बार कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हो सका, क्योंकि खान इससे मिलना नहीं चाहता था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। वक्त गुजर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ रिदा के दिल में खान के लिए चाहत बढ़ती जा रही थी, और खान के दिल में जो रिदा के लिए जगह बनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि घर में सब कुछ मामूल से हटकर था। एक अजीब किस्म की खुशी का समा था। मालूम करने पर पता चला कि आज पाशा की सालगिरह का दिन था। खान ने इसके लिए खास पार्टी का बंदोबस्त किया था, क्योंकि खान पाशा को अपना भाई मानता था। पाशा खान का हर हुक्म मानता था, इसलिए
खान ने इसके लिए खास इंतजाम किया था। खान ने ऐलान कर दिया था कि आज घर में जिसको जो चाहिए होगा वो मिलेगा, इसलिए आज सारे नौकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। हाल ही के दिन खान के चेहरे पर कोई गुस्से के आसार नहीं थे। आज खान खुद सबकी फरियादें सुन रहा था। जो भी कोई जो चीज़ भी तलब कर रहा था, खान इसे दे रहा था। आज के दिन खान और सब नौकरों ने मिलकर खाना खाया था, सिवाय रिदा के। पाशा, आज की शाम तेरे नाम, खान ने हंसते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर, आप हर दफ़ा मेरी सालगिरह की ऐसी ही खुशी मनाते हैं। तुझे मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ। पाशा, तूने क्या नहीं किया मेरे लिए, ये सब तेरी वफादारी के लिए है। मांग आज क्या चाहिए, कोई ऐसी हसरत जो तेरी पूरी ना हुई हो। खान ने बाजू फैलाते हुए पाशा से कहा। सर, आपने ऐसी कोई हसरत रहने ही नहीं दी कभी, पाशा ने खुश होते हुए जवाब दिया। मैं हर बार तुम्हारी सालगिरह पर तुमसे यही सवाल करता हूँ और तुम हर बार मुझे बस यही जवाब देता है। खान मुस्कुराया। अभी यही बातें चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पाशा ने उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। सर, पाशा ने खान को मुखातिब करते हुए कहा। खान ने सवालिया नज़र से पाशा की तरफ कहा। सर, मैम आपसे बात करना चाहती हैं। पाशा बोला। क्यों, क्या बात करनी है इसने? सर, जो भी कुछ मांग रहा है आप इसे दे रहे हैं। मैं भी कुछ चाहती हूँ आपसे, पाशा ने बताया। तो खान को थोड़ी सी हैरानगी हुई। ऐसा क्या चाहिए इसे? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। सर, ये नहीं बताया उन्होंने उन्होंने बस इतना ही कहा है कि वो आपसे बात करना चाहती हैं, पाशा ने बताया। खान ने कोई जवाब न दिया और खामोश बैठा रहा। सर, आज आप सबकी सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैम की भी सुन लें, पाशा फिर बोला। ठीक है, भेजो, खान ने कहा। पाशा चला गया। थोड़ी देर बाद रिदा कमरे में दाखिल हुई। वो खान के सामने आकर खड़ी होगी, लेकिन खान इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैं बैठ जाऊँ, रिदा ने खान की तवज्जो पाने के लिए कहा। खान ने कोई जवाब न दिया और रिदा चुपचाप बैठ गई। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहती हो? खान ने बेरुखी से कहा। मैं भी कुछ मांगने आई हूँ, रिदा बोली। फिर से जान लेने आई हो क्या? आज तो खान सब कुछ दे रहा है, जान भी दे देगा। खान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, जान नहीं चाहिए, हिसाब चाहिए, रिदा ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे किन गुनाहों की सज़ा दे रही हैं आप? रिदा बोली। तो क्या चाहती हो, आज़ादी चाहिए? खान ने कहा। नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए, मैं गलत थी, मुझे समझने में देर होगी। कहना क्या चाहती हो? खान ने थोड़ी तिल्की से कहा। मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, थक गई हूँ। इतनी जल्दी वो सारी नफरत कहाँ गई तुम्हारी? खान ने कहा। हार गई, आप जीत गए, मैं हार गई, रिदा बोली। तो अब क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए खान से? तलाक चाहिए? खान ने पूछा। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। खान किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? रिदा ने पूछा। पता नहीं, खान ने जवाब दिया। दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। मुझे मोहब्बत होगी क्या आपसे? इसने कुछ देर बाद कहा। मोहब्बत? हंसी आती है मुझे इस लफ्ज़ पर, खान ने टेक लगाते हुए कहा। सब लड़कियां एक जैसी भी नहीं होती, रिदा ने कहा। खान को हैरत हुई। क्या मतलब? खान ने पूछा। मुझे माँ जी ने सब कुछ बता दिया है, रिदा ने कहा। तो अब मेरा यहाँ मजाक उड़ाने आई हो, मेरी महरूमियों का, मेरी बेबसी का? खान गुस्से से बोला। मुझे दुख हुआ था सुनकर। खान एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा हो। तुम्हें पता है, इसने भी बिल्कुल ऐसे अल्फाज बोले थे जैसे तुमने बोले हैं। इस दिन के बाद मुझे ये मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत होगी। इस लड़की के साथ क्या किया? रिदा ने पूछा। इसी के हाथों गोली मरवा दी। तुम्हें पता है इसने मुझे क्या कहा था? इसने कहा था कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे पास है ही क्या, ना पैसा, ना ताकत, ना शोहरत। तुम्हें पता है जब मैंने आखिरी बार इसका नाम पुकारा था तो इसके शोहर खावर हयात ने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी औकात याद दिलाई थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर मैं भी बिल्कुल इसके जैसा बना और फिर इसे दिखाया कि आज इससे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। और आज देखो, पैसा भी है, शोहरत भी है, ताकत भी है, सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ मोहब्बत नहीं है। रिदा इसकी बात काटते हुए बोली। एक मोहब्बत के लिए आप खान बने थे, और अगर मोहब्बत आपको मिल रही हो तो तुम करोगी मुझसे मोहब्बत? खान ने पूछा। जी, इस जैसी नहीं, बल्कि वो सिर्फ आपके लिए होगी, रिदा ने कहा। झूठ? खान बोला। आजमा लें, रिदा यकीन के साथ बोली। सजा से थक गई हो? खान ने कहा। रिदा खामोश रही। ठीक है, आज से सब खत्म, कोई पाबंदी नहीं, पूरे घर में जैसे मर्जी रहो, खान ने कहा। बीवी होने का हक भी दे दे, रिदा आंखों में देखती हुए बोली। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारी आज़ादी है इस घर में, जो मर्जी करो, कोई नहीं रोकेगा, खान ने जवाब दिया। दुनिया की हर सहूलत है यहाँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो कहोगी मिल जाएगा, लेकिन तुम दुनिया के लिए खान की बीवी हो, लेकिन खान के लिए नहीं। खान ने नज़रें फेर ली। आपने कहा था कि सारी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं, तो क्या इससे बड़ी कोई सज़ा है? रिदा दर्द बड़ी आवाज़ में बोली। तुम्हें कहा है ना, दुनिया के लिए तुम खान की बीवी हो, इस बात का फ़ायदा उठाओ जैसे मर्जी। खान सिगरेट सुलगाते हुए बोला। मुझे खान का नाम दुनिया के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए। रिदा बोली। मेरी सबसे बड़ी सज़ा तो यही है। आज़ादी चाहिए? तलाक चाहिए क्या? खान सिगरेट का कश लगाते हुए बोला। तलाक नहीं, मोहब्बत चाहिए आपकी, वैसे ही मोहब्बत जैसी खान ने पहले कभी की थी, रिदा ने जवाब दिया। मैं अपना
माजी दोहराना नहीं चाहता। मुझे हर चीज़ से वहशत हो जाती है जब वो पल याद आते हैं। मेरी ज़िंदगी से मोहब्बत मिट चुकी है हमेशा के लिए। खान ने कहा, मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी मोहब्बत से भर दूंगी। रिदा बोली, मैं वो कोई पल दोबारा महसूस करना नहीं चाहता। मैंने बहुत सी महरूमियाँ देखी, अब बस मेरे अंदर की आग दोबारा भड़क रही है। मैं इस पे और बात नहीं करना चाहता, तुम जा सकती हो। खान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रिदा कुछ देर बैठी खान को देखती रही और फिर उठकर बाहर चली गई। बाहर पाशा खड़ा था। पाशा, तुमने तो कहा था कि आज सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं, लेकिन मेरी मुराद तो नहीं पूरी हुई। रिदा ने पाशा को कहा, आपकी कौन सी मुराद? मैम, पाशा नहायत अदब से बोला, मोहब्बत। रिदा ने जवाब दिया, मैम यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, बस मोहब्बतें नहीं मिलती। मैं कई सालों से सर के साथ हूँ, लेकिन आज तक इनकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई इनके साथ। माजी में जो कुछ हुआ है वो अभी तक इनके दिल में है, जो किसी भी मोहब्बत को जन्म नहीं लेने देता। मैम, मोहब्बत वहाँ जन्म लेती है जहाँ इंसान खुद गुंजाइश पैदा करता है, लेकिन सर के दिल में मोहब्बत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाशा की बात का रिदा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप खड़ी रही। मैंने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत या तो आपको निखार देती है या फिर बिगाड़ देती है। मैं भी यहाँ तक मुझे आइडिया है सर, इसलिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और से मोहब्बत करती थी, बिल्कुल इसी लड़की की तरह। पाशा ने कहा तो रिदा ने नजरें उठाई, लेकिन पाशा कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस रात रिदा यही सोचती रही कि अब वो क्या करे, कैसे खान के दिल में अपनी जगह बनाए। इसे खान से हमदर्दी होने लगी थी, लेकिन अगले दिन सुबह अजीबोगरीब वाकया नूनमा हुआ। सारे न्यूज़ चैनल्स पर एक ही खबर गर्दिश कर रही थी कि खान ने एक मासूम लड़की का रेप करवाने के बाद कत्ल करवा दिया। तमाम चैनल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के साथ खबर की तस्दीक कर रहे थे। जिन मुलजमान के नाम सामने आए थे वो खान के लोग ही थे। ये सारी रिपोर्ट और खबर देने वाला कौन था? एक ही नाम जहन में आता था, वो था एसएचओ फराज भुट्टो। इसने बड़ी होशियारी से दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी ली और खबर लीक करके गायब हो गया। इस सारे मामले में इसने खान को कसूरवार ठहराया कि ये सब कुछ खान के कहने पे ही हुआ है, इसलिए सारे चैनल्स वाले चीख पुकार कर खान का नाम ले रहे थे। सुबह सवेरे ही खान को हर तरफ से कॉल्स आना शुरू हो गई थी। खान ने टीवी लगाया तो ये देखकर हैरान रह गया। इसने गुस्से से अपने मोबाइल टीवी पर दे मारा। वो जल्दी जल्दी उठा और बगैर तैयारी के बाहर निकल गया। इसने पाशा को आवाज़ दी, लेकिन पाशा पहले ही जा चुका था। खान गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा था। वो अपने दफ्तर गया और वहाँ से इसने एसपी को फ़ोन किया। क्या बकवास है ये सब? खान गुस्से से दहाड़ा। कसम से खान साहब, मैं नहीं जानता कौन करवा रहा है ये सब। एसपी ने जवाब दिया, इसने पूरी दुनिया के सामने खान को रेपिस्ट कहलवा दिया और तुम्हें यही नहीं पता कि कौन है? निकम्मे हो तुम सब के सब। खान गुस्से से गरज रहा था। तारिक, मुझे वाकई नहीं पता कि कौन करवा रहा है ये सब। आप फिक्र न करें, मैं करता हूँ कुछ। भाड़ में जाओ तुमसे कुछ नहीं होगा। खान ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। इतनी देर में पाशा अंदर आया। पाशा, किसने किया है ये सब? इतनी जुर्रत किस में है? खान ने पाशा से आते ही कहा, सर मैंने पता किया है, ये इसी एसएचओ फराज भुट्टो का काम है। इसी ने खबर दी है सारे चैनल्स को। सर, कोई ज़ाती दुश्मनी लगती है आपके साथ? पाशा ने बताया, हाँ पता है मुझे। ये खबर बंद करवाओ पाशा। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। खान ने कहा, सर मैंने कोशिश की है, लेकिन कोई एक चैनल बंद कर देगा, लेकिन बाकी सबका कैसे करवाएं? पाशा ने जवाब दिया। खान ने सीएम को कॉल की, इसको ये सब बंद करवाने का कहा, लेकिन इसने आगे से ये कह दिया कि मीडिया आज़ाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मीडिया को नहीं। फराज ने खान को बदनाम करने की बिल्कुल सही चाल चली थी। बात मीडिया पर पहुंच गई थी तो पुलिस को इस बात पर एक्शन लेना था। इसमें दोनों पार्टियां ही फंस चुकी थी, खान भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी। इस खबर के लीक होने की वजह से इनको कोई एक्शन लेने का दबाव दिया जा रहा था। आखिरकार पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए। बज़ाहिर तो खान का नाम नहीं था, लेकिन ये दोनों लोग खान के थे, इसलिए तासुर यही दिया गया था कि ये सब खान ने करवाया है। पाशा ने अपनी गिरफ्तारी देने का खान को कहा था, लेकिन खान ने इसे मना कर दिया, ये कह कर के तुम जानते हो कि तुमने क्या करना है। ऐसे केस में खान का नाम मीडिया पर आना कोई मामूली बात नहीं थी। खान की गिरफ्तारी ने बड़े बड़े लोगों को हिला के रख दिया था। खान इतना बाअसर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया था। कोई भी इसके हक में खड़ा नहीं हुआ था। कोई मजबूर था तो कोई तरह तरह के बहाने बना रहा था। रिदा ने जब ये खबर देखी तो वो हक्की बक्की रह गई। वो जानती थी कि खान बेकसूर है। वो चीख चीख कर बताना चाहती थी। इसने जब खान की गिरफ्तारी का सुना तो इसे दुख हुआ। शाम तक ये खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। खान को गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि इसे एक घटिया केस में गिरफ्तार किया गया था। शाम को कई मीडिया के लोग घर के बाहर खड़े थे, जो पाशा से और खान की फैमिली से सवालात करना चाहते थे। इसी समय रिदा को नौकरानी ने बताया कि इनके लिए एक कॉल आई है। रिदा ने कॉल उठाई तो आगे से आवाज़ आई, गेट आउट एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट खान इज। दिस इज द टाइम टू टेक रिवेंज। दिस इज द टाइम व्हेन योर वॉइस विल नॉट रिमेन्स ओनली एट खान साउंड बट विल बी heard ऑल ओवर द वर्ल्ड। गो एंड स्पीक अप फॉर इनोसेंट मलाइका। आई हैव डन माई पार्ट एंड नाउ योर वर्क इज अहेड। कॉल मुंतका हो गई।
रिदा को समझने के लिए कुछ मिनट लग गए थे। वो ऐसा जो फराज भुट्टो था। रिदा कुछ देर बैठी वहाँ सोचती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद वो एकदम उठी। इसने अपना दुपट्टा सेट किया और बाहर निकल गई। गेट पर पहले ही मीडिया के लोगों का रश था। पाशा इनको हैंडल करने पर लगा हुआ था। वो बार बार ये कह रहा था कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो पहले खान के लिए काम करते थे लेकिन बाद में छोड़ गए थे। लेकिन वो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर इसमें खान का नाम क्यों है। अगर खान ने सब नहीं किया तो फिर इसे क्यों गिरफ्तार किया गया। खान जेल में बैठा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। जेल तो खान के लिए बस नाम था, वरना इसको हर सहूलत दी गई थी। खान के घर के बाहर के मंजर लाइव रिकॉर्ड हो रहे थे जिन्हें वो बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक घर से रिदा बाहर आई। जब इन लोगों ने रिदा को देखा तो सारे माइक लिए इसकी तरफ दौड़े। पाशा ने जब रिदा को देखा तो वो इसकी जानिब बढ़ा। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज़ घर जाएं। पाशा ने रिदा के करीब आते हुए कहा, यहाँ हालात नहीं ठीक, मुझे बात करनी है। रिदा ने जवाब दिया, मैम समझने की कोशिश करें, प्लीज़ घर जाएं। पाशा ने फिर कहा, मैडम आपके शौहर की गिरफ्तारी हुई है एक रेप और मर्डर केस में। आप क्या कहेंगी इस बारे में? इतने में एक रिपोर्टर ने सवाल कर दिया। रिदा इसकी तरफ बढ़ी और बोली, ये झूठ है, खान ऐसे नहीं है। मैडम, अब तो साबित हो चुका है। पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट से ये बात पता चल चुकी है कि खान मुलजिम है। तो क्या इन रिपोर्ट्स में खान का नाम है? रिदा ने उल्टा सवाल कर दिया। खान का नाम तो नहीं है, लेकिन खान के बंदों का नाम तो है। क्या वो खान के कहने के बगैर ऐसा कुछ कर सकती हैं? यकीनन ये सब कुछ खान के कहने पर ही किया गया है। रिपोर्टर्स की तरफ से सवालों की बौछार जारी थी। लाजमी तो नहीं कि उन्होंने खान के कहने पर ही किया हो। आपके पास क्या सबूत है इस बात का? रिदा ने फिर सवाल किया। मैडम, आपको नहीं लगता आप इस संगीन जुर्म में मुलविस एक खौफनाक मुजरिम को डिफेंड कर रही हैं? आपके लिए तो बाइस शर्मिंदगी होना चाहिए इनकी बीवी होना। एक और रिपोर्टर ने एक सवाल दाग दिया। मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने शोहर को जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की कि इनकी बीवी होना, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं खान जैसे एक बाकिरदार शख्स की बीवी हूँ। रिदा ने पूरे तमाम लहजे में जवाब दिया। तो आप अपने शोहर को बेकसूर मानती हैं? हाँ, क्योंकि वो हैं। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो खबर गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल झूठ है और आपकी बात सच है, ये कहना चाह रही हैं आप? रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा। ये इन पर इल्ज़ाम है, इन्हें तो पता भी नहीं था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। ये जो कुछ भी किया है इन दो लोगों ने खुद ही किया है। खान इसमें बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है, ये सरासर झूठ है और इल्ज़ाम है। रिदा ने चीख कर कहा, यह बात सिर्फ आप अकेली कह रही हैं, पूरी दुनिया खान को ही कसूरवार मान रही है। रिदा रोने लग जाती है। खान जेल में बैठा बड़े गौर से ये गुफ्तगू सुन रहा था। ये बात एसएचओ फराज भुट्टो के लिए बहुत हैरत कुन थी, क्योंकि रिदा ने इसे खान के खिलाफ बयान देने की यकीन दहाई करवाई थी। लेकिन अब मामला उलट ही था। यहाँ पूरा मीडिया खान के खिलाफ बोल रहा था, वहाँ रिदा अकेली खान के हक में बोल रही थी। खान रिदा को स्क्रीन पर बड़े गौर से देख रहा था। शाम ढलने की थोड़ी देर बाद पाशा को फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला खान था। इसने पाशा को सबूत लेकर थाने पहुंचने का कहा था। ठीक आधे घंटे बाद पाशा थाने पहुंच गया। खान की गिरफ्तारी की वजह से बड़े सियासी लोग और पुलिस के आला हुकाम भी आए हुए थे। पाशा ने लैपटॉप इसके सामने रखा और वो वीडियो चला दी जो इसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो दोनों आदमी अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। इस वीडियो के बाद उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक सवाल निशान फिर आ गया था। वो दोनों आदमी कहाँ गए? जब ये सवाल खान से पूछा गया तो इसने एक नज़र घूर के वहाँ बैठे सारे लोगों को देखा। फिर एआईजी से, इसलिए इसने वो बात ही दबा दी। खान साहब, आपको ये रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। एआईजी खान से बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, खान अपने घर जाएगा आज तो लाजमी। खान ने जवाब दिया, खान साहब अब रात हो चुकी है, हम सुबह तक रिपोर्ट भेज देंगे कि इसमें आपकी कोई भी मुदाखला नहीं है, मीडिया का बहुत जोर है। एआईजी बोला, बाहर में गया मीडिया सारा, आप लोगों को सबूत दे दिए हैं, ये वीडियो मीडिया पर चला दो। जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खान ने गुस्से से कहा, अगर मैं यहाँ रहा तो आप जानते हैं फिर क्या कुछ होगा। ये खान की पोशीदा अल्फाज में धमकी थी। ठीक है खान साहब, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आखिर एआईजी मान गया। रातों रात खान अपने घर था। रिदा को खान के आने की बहुत खुशी थी। वो खान से बात करना चाहती थी, लेकिन खान की हालत देखकर इसने मुनासिब न समझा। खान सीधा माजी के कमरे में गया, जहाँ वो जानमस पर बैठी दुआ कर रही थी। खान को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। इन्होंने इसका माथा चुमा। खान इनके पास ही बैठ गया। पाशा भी साथ ही था। आपने न्यूज़ देखी माजी? खान ने इनके पास बैठते हुए कहा। हाँ देखी है, और आपकी गिरफ्तारी का भी। माजी ने कहा, मुझे इसका पहले से ही पता था। आपको कैसे पता था? खान ने हैरान होते हुए पूछा। ईदा बीबी से बात हुई थी, काफ़ी गुस्से में थी, उन्होंने बताया और इन रिपोर्ट्स का जिक्र किया। माजी ने कहा, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? खान का लहजा बिल्कुल नरम था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इनसे भी यही कहा था। इन रिपोर्ट्स के बावजूद भी मैं ये नहीं मान सकती कि खान ऐसा कर सकता है, उन्होंने शफ़क़त से जवाब दिया। आपको पता है कि जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, तो मुझे यही बात बार बार परेशान कर रही थी कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। आपके हाथों में पला हुआ खान ऐसा कर सकता है?
खान इनका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे शुरू से ही यकीन था आप पे कि शाजिल मियाँ जितने मर्जी बड़े खान बन जाएं, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकते। यही बात मैं रिदा को समझा के आई हूँ, वो बदगुमान थी आपके बारे में। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपकी फ़िक्र थी। खान ने कहा, आपको इसे माजी के बारे में बताना नहीं चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने इनकी आंखें पढ़ी हैं, इनमें एक मासूमियत है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस फ़र्क इतना सा है कि जल्दी फ़रेब खा जाती है। इनके दिल में आपके लिए चाहत है। माँ जी ने खान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वो किसी और से मोहब्बत करती है, मैंने छीना है इसे। मेरे लिए इसके दिल में चाहत कैसे हो सकती है? खान ने बोला, पहली मोहब्बत निकल भी जाती है दिल से। नहीं माँ जी, पहली मोहब्बत कभी नहीं निकलती। खान ने इनकी बात काटी। निकल जाती है बेटा, जब दूसरी चीज़ पहली पर गालिब आ जाए तो वो इसे अपनी जगह से खिसका देती है। खान खामोश रहा। मैंने आज तक आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो इस दुखे दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है, और वो आह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी बड़ा खान क्यों ना हो। माँ जी ने कहा। खान बड़ी तवज्जो से इनकी बात सुन रहा था। वो कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, दिल तो मेरा भी बड़ा दुखा था माँ जी। हाँ मानती हूँ, लेकिन आपने इसे आजमाइश नहीं समझा। हो सकता है वो कुदरत की तरफ से कोई इम्तिहान हो, आपने इसको गलत इस्तेमाल किया, जिससे आपके अंदर बदले और नफरत की आग भड़क उठी, और आप खुद सोचें कि इस आग ने किस किस को जलाया है। माजी ने खान का हाथ थामा हुआ था। ये दुनिया शरीफ आदमी के लिए बनी ही नहीं है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता, मोहब्बत न शोहरत। इस सेठ खावर हयात ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। ये दुनिया बड़ी मुनाफिक है, यहाँ इज्जत शोहरत और मोहब्बत इसे ही मिलती है जिसके पास पैसा और ताकत होती है। खान तलखी से बोला, नहीं बेटा, ये नसीब की बात होती है, जिसके नसीब में होती है इसे खुद ब खुद मिल जाती है। आपको अपने बाप की बात याद नहीं? इन्होंने क्या कहा था कि जो मर्जी हो जाए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। आपको याद है बचपन में क्या कहा करते थे कि मुझे अपने बाबा जैसा बनना है, लेकिन आज देखें आपके बाबा क्या थे और आप क्या बन गए। तब भी यही दुनिया थी, वो भी तो जी रहे थे। महरूमी इन्होंने भी देखी थी, लेकिन वो साबित कदम थे, हौसले वाले थे, हिम्मत वाले थे। लोगों का दर्द था इनके दिल में, लेकिन सिर्फ एक ठोकर ने खान के दिल से सारी हमदर्दियां ही निकाल दी। पता है आप में और आपके बाबा में क्या फ़र्क था? सिर्फ यही कि उन्हों में हौसला था, सिर्फ यही कि उन्होंने में हौसला था, हिम्मत वाले थे, हालात की तल्खियों का सामना करते थे, किसी चीज़ को अपने सर पर सवार नहीं करते थे, बल्कि इसका रास्ता तलाश करते थे। लेकिन खान ने मोहब्बत को अपने सर पर सवार किया, जिसने इसे शाजिल से खान बना दिया। माँ जी खामोश हुई। इनकी इस बात ने खान को झंझोड़ कर रख दिया था कि खान अपने बाप जैसा नहीं है। वो सर झुकाए काफ़ी देर बैठा रहा। अगर आज बड़े साहब यहाँ होते तो क्या वो आपको देखकर खुश होते? माँ जी फिर बोली। ये बातें खान के दिल पर असर कर रही थी। बस कर दें माँ जी, बस कर दें। खान की आवाज़ में दुख था। मैं जानती हूँ आप खान बनकर खुश नहीं हैं। आप आज सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप खुश नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वजह से लोगों के दिल दुखे हैं। रब होता है ना जो इंसान के दिल में बसता है, किसी का दिल दुखा कर आप कैसे खुश रह सकते हैं? बस आप अपनी अना को तस्कीन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहकर खामोश हो गई। खान कुछ देर बैठा रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ वो काफ़ी देर बैठा सोचों में गुम रहा। माँ जी की बातें इसके जहन में बार बार गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो उठा और रिदा के कमरे की तरफ चल दिया। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। इसने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो रिदा सो चुकी थी, क्योंकि रात का पिछला पहर था। वो अंदर दाखिल हुआ और खड़ा देखता रहा। रिदा ने सोते में करवट बदली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खान ने करीब से कुर्सी उठाई और रिदा के करीब इसके चेहरे के सामने बैठ गया। वो इसके चेहरे पर नजर जमाए से देख रहा था। न जाने कितनी देर वो यूं ही बैठा रहा। फिर इसने रिदा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही खान की उंगली ने रिदा के चेहरे को टच किया, रिदा की आंख खुल गई। खान ने अपना हाथ पीछे हटा लिया। रिदा उठकर बैठ गई। आप? रिदा डर गई थी। हाँ, डर क्यों गई? खान ने पूछा। नहीं, वो बस नींद में थी तो एकदम आप। रिदा अपने आप को संभालते हुए बोली। क्लॉक की तरफ देखा, 3 बज रहे थे। आप इस वक्त खैरियत तो है ना? वो भी इस कमरे में? रिदा ने पूछा। हाँ खैरियत है, तुम्हें देखने आया था। खान ने कहा, हमारी ऐसी किस्मत, मुझे पता होता तो कसम से सोती ही ना। रिदा ने जवाब दिया। खान इसकी आंखों में मुसलसल देख रहा था। बहुत जुल्म किया है ना तुम्हारे साथ? रिदा को थोड़ी हैरानगी हुई खान की बात सुनकर। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। अपने बदले और नफरत में मैंने तुम्हारी खुशियाँ ही भी छीन ली। खान बोला। रिदा वाकई खान के इस रवैये पर हैरान थी। अब ऐसा तो ना कहें प्लीज़, रिदा ने मासूमियत से कहा। अब वक्त आ गया है इन सब गलतियों के कबाड़े का। रिदा खान के मुंह की तरफ देख रही थी। खान बात जारी रखते हुए बोला, कल तुम 1 बजे से पहले कमरे से नहीं निकलोगी। 1 बजे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। खान ये कहकर उठ खड़ा हुआ। और हाँ, हो सके तो माफ़ कर देना। ये कहकर खान चला गया। रिदा यशोपन में मुबतला थी। खान आज बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा था। इसके लहजे में वो सख्तपन नहीं था जो पहले होता था। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी खान कुछ देर और बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न जाने कौन सा सरप्राइज था वो ये
सोचने लग गई। इसके बाद इसने सोने की कोशिश की लेकिन इसे नींद नहीं आई। वो बस बेताब थी सरप्राइज जानने के लिए। सुबह हुई तो घर की फिजा माहौल मामूल से हटकर थी। खान की तबीयत बिल्कुल नरम थी, सबसे मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। सुबह नाश्ते के टेबल पर खान पाशा और माजी थे। रिदा नहीं थी क्योंकि इसे 1 बजे का टाइम दिया गया था, इसलिए वो वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी। पाशा, मैंने एक फैसला किया है। खान बोला। पाशा देखने लग गया। कंपनी के अलावा बाकी सारा बिजनेस तुम संभालोगे, तुम ही मालिक हो, सारे फैसले तुम खुद लोगे, खान ने बताया। मैं सर? पाशा ने हैरान होते हुए कहा। हाँ तुम, आज से तुम भी बिजनेसमैन हो। अपने नाम से कोई न्यू कंपनी बनानी है तो वो बना लो। मैं थक गया हूँ, अब आराम करूंगा। और हाँ, माँ जी कोई लड़की देखकर इसकी शादी कर दें, खान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में पाशा भी मुस्कुरा दिया। कोई है नज़र में तो बता दो, खान ने पूछा। पाशा ने नाम में सर हिलाया। बस ठीक है माँ जी, इसके लिए लड़की देखें, इसके अरमान भी पूरे कर देते हैं, खान ने कहा तो तीनों हंसने लग गए। इधर इधर बेताबी से 1 बजने का इंतजार कर रही थी। 1 बजने से कुछ देर पहले ही मुलाजमा अंदर आई। मैम सर बुला रहे हैं आपको, इसने कहा। निदा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो पहले से तैयार थी। इसने एक नज़र शीशे में देखा देखा अपने आप को और फिर बाहर निकल गई। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंची, इसके कदम जमीन पर जम गए। आगे समीर खड़ा था। समीर को देख कर रिदा सख्ते में आ गई थी। वो इसे खड़ी घूर रही थी और समीर इसको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर बाद रिदा बोली। मैंने बुलाया है। एक तरफ से खान की आवाज़ आई जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। खान करीब आ चुका था। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन बीच में मैं आ गया, तुम्हें जुदा कर दिया। अब मुझे एहसास हो गया है, खान ने बात जारी रखी। जब मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत ना मिले तो वो इनको सारी जिंदगी जलाती रहती है, नसूर बन जाती है। मैंने जुदा किया था तुम लोगों को, मैं कसूरवार हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती का ज़ाला तुम लोगों को फिर से मिलाकर कर रहा हूँ। खान समीर की जानिब बढ़ा। मैंने रिदा से शादी ज़रूर की थी, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए, ना कि तस्कीन के लिए, लेकिन कभी भी बीवी होने का हक नहीं दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत है और रहेगी। मैंने छुआ तक भी नहीं। समीर चुपचाप खड़ा रहा। खान रिदा की जानिब बढ़ा। ये जितना कुछ भी हुआ मैंने ही करवाया था। समीर के बाप को डराया भी मैं नहीं था ताकि शादी से इनकार कर दे। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर देना। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मेरी तरफ से आज़ाद हो जाओ अपनी मोहब्बत के साथ। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। खान ये कहकर वहाँ से चला गया। रिदा गुमसुम खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहा है। समीर रिदा पर नज़र जमाए खड़ा था। कुछ देर बाद रिदा समीर की जानिब बढ़ी। कैसे हो? ठीक हो, तुम बताओ। मैं भी ठीक, बैठो। रिदा ने समीर को बैठने का इशारा किया। मोहब्बत करते हो मुझसे? रिदा ने पूछा। समीर को अजीब लगा। करता हूँ तो ही आया हूँ, इसने जवाब दिया। तो फिर भागे क्यों थे डर के? मोहब्बत इतनी डरपोक होती है क्या? रिदा बोली। आया था तुम्हें बताने, लेकिन तुमने धक्के देकर निकाल दिया, समीर ने जवाब दिया। तब तक देर हो चुकी थी। मैंने सुना शादी कर ली है तुमने और बड़े खुश हो इस बार पर समीर ने नजरें झुका ली। मुझसे शादी करोगे? रिदा ने फिर पूछा। करूँगा। तो इसका क्या करोगे जिससे शादी की है? जैसा तुम कहोगी। अगर तुम कहोगी कि छोड़ दो तो छोड़ दूंगा, समीर बोला। इसके एहसास, इसके जज्बात का क्या? क्या वो इंसान नहीं? इसके सीने में दिल नहीं? रिदा ने कहा तो समीर ने फिर नजरें झुका ली। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। अपना हंसता बसता घर पर बात मत करो, वापस चले जाओ, रिदा ने कहा। समीर ने नजरें उठाई। मैं क्या समझूं कि तुम्हें मोहब्बत नहीं रही? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों ये हक किसी और को दे चुके हैं। अब बेहतर यही है कि भूल जाएं। वो अपने माँ बाप को बहुत चाहते हो और इन्हें अपने बेटे के लिए जो ठीक लगा वही किया। मेरे बाबा खान के वर्कर थे, इसलिए इनकार कर दिया था। आज तो खान की बीवी हूँ, फिर कैसे कबूल कर सकते हैं? देखो तुम्हारी फैमिली है, बीवी है, इसका हक तकसीम मत करो, किसी और को मत बर्बाद करो। ईदा की आवाज़ बढ़ आई। तुम खुश हो? समीर ने पूछा। हाँ मैं खुश हूँ, और अब हिम्मत नहीं है, प्लीज़ चले जाओ। ईदा रोने लगी। ठीक है, तुम ऐसे खुश हो तो मैं जा रहा हूँ। तुम वो वाली रिदा नहीं रही, मुझे वही चाहिए, ये नहीं। अल्लाह हाफिज, समीर कहकर बाहर चला गया। रिदा कुछ देर वहां बैठी रोती रही। समीर और खान में से इसने खान को चुना था क्योंकि वो ज्यादा हकदार था। तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज्यादा हूँ, तुम्हारे पास अगर मोहब्बत ज्यादा है। रिदा उठी और खान के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो अंदर दाखिल हुई तो खान बैठा मलाइका की दी हुई अंगूठी को देख रहा था। तुम गई नहीं? रिदा को देखते ही खान ने पूछा। नहीं, दिल ही नहीं किया। आइए, आपकी मर्जी से हूँ, जाऊंगी अपनी मर्जी से, रिदा ने जवाब दिया। चल जो लड़की मौका मिल रहा है, मोहब्बत की महरूमी बड़ी बुरी होती है, खान ने कहा। इसीलिए तो महरूम नहीं होना चाहती मोहब्बत से, रिदा बोली। क्या मतलब? खान ने पूछा। मुझे आपसे मोहब्बत है खान, मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा ने खान का हाथ पकड़कर कहा। खान को एक झटका लगा। वो इसकी आंखों में देख रहा था। चल जाओ यार, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, खान बोला। आप करेंगे, आप करते हैं पर जाहिर नहीं करते। छुप छुप के देखते क्या थे फिर? रिदा ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे किसी का अक्स दिखता था। आप कसम खा के कहें कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, रिदा ने कहा। खान इस बात पर लाजवाब हो गया। फिर सोच लो लड़की, खान बोला। लड़की नहीं रिदा, सोचना क्या, अब तो होगी मोहब्बत। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि आई लव खान, रिदा ने पुर एतबार लहजे में कहा। खान बगैर पलके झपकाए से देख रहा था। खान का हाथ अभी तक रिदा के हाथ में था। पक्की बात है? खान मुस्कुराने लग गया।
हाँ, तकरीबन पक्की ही है। बस एक शर्त है। वो क्या? बस ये मूछें थोड़ी छोटी करवानी पड़ेंगी। रिदा ने कहा तो खान जोर से हंसा। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपको नहीं है मोहब्बत क्या मुझसे? रिदा ने मासूमियत से पूछा। हो जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, खान बोला। वो क्या? तुम्हारे दिल में बस खान हो और कोई नहीं? और जो था इसको भगा दिया आज। दोनों हंसने लगे। इस दिन के बाद खान हमेशा के लिए बदल गया। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। घर में रिदा का हुक्म चलता था। खाना वो खुद बनाती थी और खान के साथ ऑफिस भी जाती थी। बिजनेस में इसकी हेल्प करती थी क्योंकि इसका कहना था मैं घर नहीं रह सकती अकेली। साथ ही वो एक एनजीओ भी चला रही थी। पाशा अपना बिजनेस चला रहा था। इसकी शादी कर दी गई थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सानिया और हसन भी वापस आ गए थे। खान की शादी का सुन के नाराज हुई, लेकिन जैसे ही सारी कहानी सुनी जल्द ही मान की। अल्लाह के करम से खान मामू बन गया था। सब बहुत अच्छा हो गया था। खान के वहशतज़दा घर में रौनकें ही रौनकें थीं, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी माँ जी को थी। कहते हैं इस दिन के बाद कभी फराज भुट्टो नज़र नहीं आया। ख़त्म शुद। सो गाइस, नोवेल एंड हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।